हेलो स्टूडेंट। मैं आपका एचआरई ट्रेनर चंदन। आज 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 हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, मतलब मोबाइल कम्युनिकेशन का जो सिस्टम होता है उसके डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जनरेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। जो इससे पहले जो वीडियो बनी थी उसमें हम ये टाइप्स ऑफ मोबाइल के बारे में डिस्कस किया था, कुछ ब्रांड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था, और कुछ जो टॉप ब्रांड है इंडिया में जो मोबाइल फ़ोन बनाती है और बेचती है उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है मोबाइल कम्युनिकेशन डायग्राम का। ठीक है, इसमें मैं आपको इसमें इस डायग्राम के माध्यम से समझा दूंगा और कम्युनिकेशन के बारे में भी समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि आप इसमें आपको एक पिक दिख रहा है। हालांकि आज ही मैंने आपको इसकी स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में मैंने डाल दिया है। ठीक है, जहाँ से आप इसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं। आप पिक में देख रहे हो कि ये नॉर्मल एक टावर सा है, ये कुछ बॉक्स है, एक और बॉक्स है, फिर ये आगे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, फिर इसका रेस्ट पार्ट है। इसमें लग रहा है कुछ मिस हुआ है। एक मिनट आप होल्ड करेंगे, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कम्युनिकेशन डायग्राम के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं, एक टावर है, एक कुछ बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स है, ये आधा इसका बॉक्स है, इसका दूसरा पार्ट यहाँ पे है, फिर सेम इसका कोई ये सिस्टम है, फिर यहाँ पे एक टावर है, एंटीना है। ठीक है, मतलब कि जैसे आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा कि एक मोबाइल टावर होता है, उसके नीचे कुछ बॉक्स होता है, मतलब एक टावर के नीचे कुछ एक घर सा होता है, मतलब एक कमरा सा या फिर बॉक्स होता है बड़ा सा, उसके अंदर जो सिस्टम होता है वो इसी टाइप का होता है, इस टाइप का। मतलब ये इनका कम्युनिकेशन डायग्राम है। आप ऐसे पिक के माध्यम से तो नहीं समझ पाओगे, बस आपको दिखाने के लिए इसमें डाल दिया गया है कि कैसे कम्युनिकेट होता है एक दूसरे टावर से। ठीक है, अब फिर ये टावर आपके एरिया में एक रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है और फिर आपकी बात कराती है। जैसे कि इस यूज़र ने यहाँ पे कोई यूज़र है, इसने फ़ोन किया, कॉल किया, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ गई, इसने उस फ्रीक्वेंसी को चेक किया कि क्या कॉल है, कहाँ का कॉल है, एसटीडी है, लोकल है, या क्या है, आईएसडी कॉल है। उसको चेक करके इसने आगे, ये बीटीएस आपका है, इसने आगे फॉरवर्ड कर दिया, और ये एमएससी है, एमएससी को आया, और फिर ये उस कॉल को ट्रांसमिट कर देती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पार्टिसिपेट करती है, बीटीएस, बीएससी और एमएससी। ठीक है, और पब्लिक डोमेन भी इसमें होता है, जो नॉर्मल टेलीफोन के लिए होता है, वो भी पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बस आप इस डायग्राम को देखेंगे। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये है आपका जीएसएम टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक यूज़र है, ये सिम कार्ड है, सिम कार्ड मतलब यूज़र, सिम कार्ड यूज़र के पास ही होता है। ठीक है, ये एक मोबाइल स्टेशन के पास है, जो आपके घर के आसपास टावर होता है, यहाँ पे इसने कॉल किया, इस टावर को आया, इसने यहाँ अपने उस एरिया के लोकल बीटीएस को ट्रांसफ़र कर दिया, उसने उसकी फ्रीक्वेंसी स्ट्रॉन्ग बना के आगे बीएससी को दे दिया। बीएससी अब ये चेक करेगा कि कॉल लोकल है या फिर एसटीडी है। ठीक है, एसटीडी है या फिर आईएसडी है। ठीक है, तो ये चेक करके ये आगे ट्रांसफ़र करता है। अगर किसी यूज़र ने फ़ोन किया, किसी को, अपने फ्रेंड को कॉल किया, अगर वो लोकल कॉल है तो वो यहीं पे वेरीफाई करके उसके एरिया के बीटीएस को ट्रांसफ़र कर देगा, और फिर वो उसका बीटीएस उस लड़के तक कॉल ट्रांसफ़र करके लोकल में बात करा देगा। अगर इसको पता लगता है कि नहीं ये कॉल एसटीडी है, वो यहाँ देगा, एमएससी को देगा, और एमएससी उस स्टेट या उस जगह के बीएससी को देगा, और वह बीएससी फिर उस एरिया के लोकल बीटीएस को देके उस यूज़र के पास कॉल ट्रांसफ़र करके बातचीत करा देगा। ठीक है, अगर कॉल आईएसडी है, मतलब किसी दूसरे कंट्री का है, तो वो यहाँ से प्रोसेस करके आगे ये फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मोबाइल स्टेशन है, एक सब स्टेशन है, या सिस्टम कह सकते हो, या एक नेटवर्क सब सिस्टम है। ठीक है, इसमें आप सिम कार्ड, बीटीएस, बीएससी, ये क्या है, इसके फुल फॉर्म के बारे में थोड़ा सा आप जान लेंगे। सिम कार्ड का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, मतलब सिम हम सब बोलते हैं सिम कार्ड, इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर मतलब ग्राहक,
उसकी पहचान का एक मॉड्यूल मॉड्यूल मतलब कि एक मतलब एक सिस्टम कह लो, या फिर सिस्टम तो नहीं कह सकते, एक छोटा सा कोई डिवाइस कह लो या वो चिप कह लो उस मॉड्यूल को। तो वो इसका फुल फॉर्म ये होता है BTS। BTS का फुल फॉर्म होता है बेस ट्रांसमिटिंग सिस्टम या स्टेशन, ठीक है। BTS होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बेस ट्रांसमिटिंग सिस्टम या स्टेशन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका BSC। BSC का फुल फॉर्म होता है बेस स्विचिंग सेंटर, ठीक है, बेस स्विचिंग सिस्टम सेंटर। उसके बाद ये आता है आपका MSC। MSC का फुल फॉर्म होता है मास्टर स्विचिंग सेंटर, ठीक है, मास्टर स्विचिंग सेंटर या मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ठीक है। अपने सुविधा अनुसार कई जगह आप बोल सकते हैं इसको मास्टर स्विचिंग सेंटर या मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ठीक है। ये मेन होता है। ये तो आपका ये लोकल सब स्टेशन है, ठीक है, जहाँ पे आपकी लोकल कॉल आराम से कनेक्ट की जा सकती है। लेकिन वही कॉल STD है तो फिर वो उसमें BTS, BSC, MSC और वहाँ के BSC को पार्टिसिपेट करना होता है कॉल कनेक्ट कराने के। और ये आप पढ़ रहे हैं HLR, VLR, EIR और AVC। ये एक्चुअली इस MSC के अंदर एक पार्ट है जो इनबिल्ड होता है, जिसमें एक यूज़र होता है, एक ग्राहक होता है, उसका पूरा डेटा फीड होता है इस MSC के अंदर उस सिम कार्ड के थ्रू। जैसे कि HLR ये इसका फुल फॉर्म होता है होम लोकेटर रजिस्टर, ठीक है। होम लोकेटर रजिस्टर मतलब कि अगर कोई यूज़र है और कॉल आ रही है तो ये फाइंड करता है कि ये कॉल किस एरिया का है, मतलब यूज़र का लोकेशन क्या है वो ये देखता है, ठीक है। और यहाँ पे डेटा भी रहता है इस रजिस्टर में कि अगर कभी मिस हैपनिंग होता है या वो यूज़र उस मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल करता है तो फिर जो सिस्टम होता है या पुलिस जो होता है, अगर कहीं कोई रिपोर्ट होता है तो वो इसी से उस यूज़र का डेटा निकालते हैं, ठीक है। दूसरा है VLR, विजिटर लोकेशन रजिस्टर या विजिटर लोकेटर रजिस्टर, ठीक है। तो ये भी एक कस्टमर का डेटा होता है। जैसे कि कोई कस्टमर रोमिंग में जाता है और फिर वहाँ पे बात करता है और वहाँ पे रोमिंग में वो कुछ उसके साथ मिसहैपनिंग होता है या फिर वो कुछ क्राइम करके आ जाता है, तो इससे पता लगता है कि जो कस्टमर है इस एरिया में जो कुछ भी गलत किया है या मतलब उसका फ़ोन चोरी किया कुछ भी XYZ, तो चेक करता है कि ये कस्टमर लोकल था या कहीं और का था। तो यहाँ पे दिखा देता है अगर कोई कस्टमर सपोज करो बिहार से आके यूपी में कुछ भी मिसहैपनिंग करता है तो हमें पता लग जाएगा कि कस्टमर, यहाँ पे पता लग जाएगा कि वो विजिटर था मतलब कि कहीं बाहर से आया था, रोमिंग का बंदा था। अब फिर यहाँ से हम उसका लोकेशन पता करेंगे, तो इसके लोकेशन पता करने के लिए फिर वापस यहाँ पे जाना होगा। पहले हम देख लेंगे कि वो विजिटर था मतलब कि ये बाहर किसी स्टेट का था। उसके बाद यहाँ पे हम जाके देखेंगे कि विजिटर का होम लोकेशन क्या है, तो यहाँ पे उसका पूरा एड्रेस मिल जाएगा। फिर वहाँ से हम उसका डाटा निकाल सकते हैं। और कई बार ये चीज़ ना फ़ोन की एक्टिवेशन में भी सिम के एक्टिवेशन में काम आता है, उसके रोमिंग एक्टिवेशन के रूप में काम आता है, और उसका जो रोमिंग में जो चार्जेस है या डेटा कनेक्शन है उसके रूप में ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसके बिना तो पहली बात तो सिम कार्ड एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा। अगर हो गया तो रोमिंग में काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो यही दो चीज़ें सिस्टम रोल प्ले करते हैं कि हाँ ये रोमिंग में इसको कॉल ट्रांसफ़र करना है कि नहीं, ये रोमिंग में बात हो सकती है या नहीं। ये है EIR। EIR का मतलब होता है इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ठीक है। मतलब कि जो कस्टमर है कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, उसके फ़ोन में का मॉडल नंबर क्या है और उस फ़ोन का IMEI नंबर क्या है, मतलब उस फ़ोन की आइडेंटिटी के रूप में होता है कि अगर कोई कस्टमर कुछ भी गलत करता है, मतलब कुछ भी क्राइम करता है, तो जब एक जो जांच एजेंसी होते हैं वो इतना तक पता लगा लेती है कि उसने जो कुछ भी किया है वो किस सिस्टम से किया है, मतलब उसका कौन सा फ़ोन था, क्या मॉडल नंबर था, क्या IMEI नंबर था, वो यहाँ से पता लगा लेते हैं। या उसके अलावा ये फ़ोन ये EIR इस चीज़ में भी सपोर्ट करता है कि जैसे 2G 3G 4G के मामले में भी ये सपोर्ट करता है कि अगर किसी कस्टमर के पास 2G फ़ोन है और वो चाहता है कि 4G स्पीड से मतलब 4G चलाए, तो क्या पॉसिबल है? नहीं। ये जो MSC है ये रीड कर लेगा इसको कि भाई इस कस्टमर के पास तो 2G फ़ोन है, तो हम इसको 4G की सर्विस कैसे दे सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ 2G की सर्विस देगा और कॉलिंग और मैसेज से रिलेटेड ही
इसको सर्विस दे पाएगा। तो ये जो EIR है, ये फ़ोन की मॉडल, उसकी आइडेंटिटी और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में भी इस सिस्टम को बताता है, ठीक है, कि किस टेक्नोलॉजी का फ़ोन है, किस कंपनी का है, क्या इसके IMEI नंबर है और किस ब्रांड के फ़ोन है, ठीक है, किस जनरेशन का फ़ोन है, ठीक है। उसके बाद ये AVC होता है, मेन होता है ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, ठीक है, और ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन कस्टमर, ठीक है। तो ये बस ये सब कंप्लीट होता है तो फिर उसके बाद ये ऑथेंटिकेशन कर देता है कि हाँ इसका इनका सिम कार्ड चालू होना चाहिए या फिर एक्टिवेट होना चाहिए, और क्या क्या इसके सब्सक्रिप्शन पैक में वो सब ये ऑथराइज कर देता है, ठीक है। तो एक छोटा सा ये कम्युनिकेशन डायग्राम है, इसको समझ सकते हैं। और उसके बाद ये है PSTN, ISDN, PPEDN, ये जो नॉर्मली जो पब्लिक टेलीफोन होता है ना, पब्लिक टेलीफोन मतलब लैंडलाइन या फिर अदर कोई नेटवर्क से सिस्टम कनेक्ट करना हो तो वो इसी सिस्टम के थ्रू कनेक्ट होता है। जैसे कि आप सपोज करो कि आपने अपने मोबाइल से किसी लैंडलाइन पे फ़ोन किया तो वो इसी को कनेक्ट करेगा, ठीक है, या किसी को आप फैक्स कर रहे हो तो वो इसी सिस्टम को कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका यही है, मतलब ये नॉर्मल जो लैंडलाइन केबल होती है या अदर लोकल ट्रांसमिटिंग जो सिस्टम होता है उससे MAC कनेक्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा इसके थ्रू ये ISD भी कॉल कराता है, जैसे कि आपने किसी दूसरे देश में वहाँ के टेलीफोन नंबर पे फ़ोन किया तो ये इसी के थ्रू कॉल कनेक्ट होता है, ठीक है। सॉरी। तो फिर अभी हम ये सिस्टम के ये डायग्राम के बारे में पढ़ा, अब हम देखते हैं जनरेशन के बारे में कि जो GSM की जनरेशन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लंबा टॉपिक है, तो इस पे हम डिस्कस करते हैं। 1 मिनट आप थोड़ा सा टाइम देंगे, जस्ट 1 मिनट। हाँ, ये आपका खुल गया है। इसमें देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल फ़ोन जनरेशन टेक्नोलॉजी 1G to 5G एंड रिव्यू द अपकमिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी 5G। मतलब कि इसमें हम मोबाइल फ़ोन जनरेशन की क्रांति के बारे में जानेंगे, जिसमें कि 1G से लेके 5G तक, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि 5G आने वाला है, तो 5G तक के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत लंबा टॉपिक है, आप एक बार देख लेंगे। हालांकि मैंने इसका स्क्रीनशॉट दे दिया है, ये 5 पेज है, 5 पेज का स्क्रीनशॉट मैंने आज के आज ही आपको ग्रुप में दे दिया है, तो कृपया करके आप इसको पढ़ेंगे। किसी को लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो बताएंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में हिंदी में ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि ताकि आपको उस वीडियो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसकी जो मोटी मोटी जो बातें हैं, जो याद रखने वाली बातें, वो आप याद कर सकते हैं। तो एक बार देखेंगे इसमें, ठीक है। ये 2 3 4 और ये 5 पेज है, ठीक है, 6-7 पेज है यहाँ, जहाँ तक कि एक मिनट डिस्कस करते हैं। हाँ, 7 पेज है, ठीक है। तो हम इसमें जो मेन जनरेशन है मोबाइल फ़ोन की जनरेशन क्या है उसके बारे में आज देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम यहीं पे देखते हैं कि जो जनरेशन है 1G 2G 3G 4G 5G, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। अभी हम बेसिकली ये जनरेशन में हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इस जनरेशन का 5G हमारा इंडिया में फ्यूचर जनरेशन है। हालांकि कुछ देश में ये चीज़ अभी चल रहा है, काम कर रहा है, वहाँ पे वहाँ की जो गवर्नमेंट है इसको वहाँ पे ये सिस्टम ला चुकी है और वहाँ के लोग भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। किसी अदर कंट्री में जैसे USA हो गया, चाइना हो गया, अदर भी कंपनियाँ हैं, सॉरी कंट्री है, वहाँ पे 5G काम कर रहा है। लेकिन हमारे देश में भी मे बी नेक्स्ट ईयर तक ये 5G आ जाना चाहिए, क्योंकि इसकी टेस्टिंग हमारे इंडिया में शुरू हो चुका है। तो अभी हम 1G 2G 3G और 4G पे तो हम अभी काम ही कर रहे हैं, मतलब इस टाइप का हम कम्युनिकेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं और हमारे पास 4G का मोबाइल फ़ोन भी है, ठीक है। तो इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखते हैं, इसको आप लोग देख लेना एक बार, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो अगर इसको मैं समझाऊँ तो। छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन हैज़ बिकम मोर पॉपुलर इन लास्ट फ्यू ईयर ड्यू टू
reform from 1G to 5G in mobile technology. This reform is due to requirement of service capability capabilitable sorry compet- uh, compatible compatible transmission technology and very high increase in telecoms customers. Generation refer change in nature of service, uh, compatible transmission technology and new frequency band. In 1980, the mobile cellular era has started, and since then mobile communication have undergone considerable change and experienced massive ग्रोथ. ठीक है, मतलब यहाँ पे यही कह रहा है कि जो मोबाइल कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो लास्ट कुछ ईयर में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है. जैसे कि शुरू में 1978 या 1980 के दशक में आसपास में ये 1G शुरू हुआ था. उसके बाद 2G आया, 3G आया, 4G आया और अभी हम 5G पे काम कर रहे हैं. तो ये है कि जनरेशन रेफर टू चेंज द नेचर सर्विस. क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे थोड़ा सही से क्लियर से मुझे ये प्रोजेक्टर पे दिख नहीं रहा, चमक रहा है, तो इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है इसको पढ़ने में भी और बोलने में. तो हम इस पर देखते क्योंकि हम मेन चीज़ हमें पढ़ना है 1G 2G 3G के बारे में. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जनरेशन जो था 1G था. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन को क्या बोलते थे? 1G. ठीक है, देज फोन वेयर द फर्स्ट मोबाइल फ़ोन टू बी यूज विच वाज इंट्रोड्यूस इन 1982. ठीक है, 1G जो था 1982 में लोगों के लिए आ चुका था. ठीक है, ठीक है, इट वाज यूज फॉर द वॉइस सर्विस एंड बेस्ड टेक्नोलॉजी कॉल्ड द एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम. ठीक है, इस फ़ोन में सिर्फ वॉइस कॉलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था. ठीक है, इसमें वॉइस कॉलिंग होती थी इस मोबाइल फ़ोन से, ये याद रखेंगे. ठीक है, ठीक है. उसके बाद आया, हाँ इसके बारे में थोड़ा जानते, इसके फीचर्स के बारे में. 1G में क्या था? तो 1G में था कि ये देखेंगे, हाँ ये FDMA टेक्नोलॉजी पे काम करता था, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस विच इज अ चैनल कैपेसिटी ऑफ 30 किलो हर्ट्ज एंड फ्रीक्वेंसी बेसबैंड 824 टू 894 मेगा हर्ट्ज था. ये इसकी फ्रीक्वेंसी. इसको ज़्यादा डीपली आप लोग गूगल कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बढ़ जाएगी. ये इस 1G थी, इसकी फ्रीक्वेंसी थी, इस फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता. ठीक है, इसकी जो स्पीड थी 2.4 kbps था. ठीक है, अलाउ वॉइस कॉल इन एक कंट्री, मतलब इससे एक कंट्री में ही, मतलब एक ही, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर ही इससे हम बातचीत कर सकते थे. ठीक है, ठीक है. यह एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल करता था. इसकी जो आवाज़ की क्वालिटी थी बहुत बेकार थी, मतलब सही नहीं थी. यहाँ लिखा हुआ है पुअर वॉइस क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी नहीं थी जो आज के फ़ोन में जब हम किसी से कॉलिंग पे बात करते. ठीक है, पुअर बैटरी लाइफ, मतलब कि बहुत कम बैटरी लाइफ थी. मतलब जैसे कि मैंने हिस्ट्री ऑफ मोबाइल फ़ोन में पढ़ाया था कि पहला मोबाइल फ़ोन था उसमें सिर्फ 35 मिनट ही बात हो पाती थी. ठीक है, तो बहुत कम बैटरी थी. लार्ज फ़ोन साइज था, मतलब 2 किलो का ये फ़ोन था, 1G वाला फ़ोन था. और ये टेक्नोलॉजी भी थी थोड़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन की बात हो रही है तो काफ़ी इसका साइज बड़ा था, लगभग 2 किलो का था. पुअर हैंड ऑफ, मतलब रियलाबिलिटी. ठीक है, मतलब कि ये इसको हम हैंड, मतलब जैसे आज का फ़ोन हम जेब में या हाथ में लेके घूम सकते थे, उसको नहीं लेके घूम सकते, थोड़ी प्रॉब्लम होती थी. पुअर सिक्योरिटी, मतलब कि उसमें किसी टाइप की सिक्योरिटी कोड या लॉक कोड का कोई सिस्टम नहीं था. ठीक है, ऑफर्ड बाय वेरी लो लेवल ऑफ स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी. इसकी जो स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी थी बहुत कम लेवल की थी. ठीक है, मतलब जब ये कॉल कनेक्ट करती थी उस टाइम जो स्पेक्ट्रम थी ना 1G की, बहुत लो लेवल की थी. ठीक है, नेक्स्ट हम चलते थे 2G पे. ठीक है, उस 2G फ़ोन है. इट 2G रेफर द सेकेंड जनरेशन बेस्ड ऑन GSM वाज इमरेज इन लेट 1980 में. ठीक है, हालांकि यहाँ पे हमने देखा था कि
82 में ये 1G आ गया था और ये 1990 तक चला था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो दिखा रहा है ये कि it used digital signal for voice transmission. Main focus on this technology was on the digital signal and provide service to deliver text and picture message at low speed, ठीक है। it used the bandwidth 32 to 200 किलोहर्ट्ज़ नेक्स्ट टू 2.5G सिस्टम, ठीक है। मतलब इसमें देखेंगे कि ये 2G फ़ोन था, 1980 के बाद ही आया, हालांकि ये 90 तक में आ गया था। जहाँ तक मुझे थोड़ा सा याद है, मैंने इसके बारे में ट्रेनिंग भी ली थी, पढ़ा था। तो 1991 के बाद से बहुत तगड़े तरीके से पूरे दुनिया में 2G फ़ोन शुरू हो गया था। इसकी जो स्पीड थी वो इसकी जो स्पीड थी कम थी, लेकिन हाँ इससे एक काम होने लग गया था कि यह डिजिटल सिग्नल पे काम करने लग गया था। दूसरा कि यह कॉलिंग के साथ, ठीक है, ये कॉलिंग के साथ मैसेजेस और पिक्चर मैसेज भी ये ट्रांसमिट या रिसीव करने लग गया था, ठीक है। ये था। हालांकि 2G फ़ोन अभी भी बन रहा है, आ रहे हैं। तो इसमें करते क्या, हम किसी को मैसेज करते, कॉल करते, या फिर एक MMS जो होता है, हम एक दूसरे को मल्टीमीडिया सर्विस के थ्रू हम उसको ट्रांसफ़र करते, ठीक है। इसका जो बैंडविड्थ था 30 से 200 किलोहर्ट्ज़ का था, ठीक है। उसके बाद आया 2G को थोड़ा सा और अपग्रेड करके 2.5G, मतलब कि 2.5G आ गया, ठीक है। तो इसमें 2G की देखते हैं कि क्या फीचर्स थे। तो डाटा स्पीड वाज अप टू 64 kbps, मतलब 64 kbps था डेटा स्पीड, मतलब इससे बढ़ गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा स्पीड क्या था, 2.4 kbps था। यहाँ पे ये इसका डाटा स्पीड बढ़ गया था, 64 kbps हो गया था। यहाँ पे ये यहाँ पे एनालॉग सिग्नल यूज़ कर रहा था 1G। यहाँ पे ये डिजिटल सिग्नल यूज में आ गया था 2G में आते के साथ है। फिर उसके बाद इसमें कई सर्विस शुरू हो गई, जैसे कि टेक्स्ट मैसेज आप भेज सकते थे, पिक्चर मैसेज भेज सकते थे। मतलब कॉलिंग के साथ ये दो चीज़ें इनेबल हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बढ़ गई थी, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड बेटर क्वालिटी एंड कैपेसिटी, हाँ प्रोवाइडर की जो सर्विस थी वो बेटर टाइप की थी, मतलब आवाज़ की क्वालिटी अच्छी हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। अनेबल टू हैंडल कॉम्प्लेक्स डाटा सच एज ए वीडियो, इसमें थोड़ी ये दिक्कत थी कि ये जो 2G में था ना, जो वीडियो टाइप का जो डाटा था उसको ये नहीं हैंडल कर पाता था। पिक्चर विक्चर तो आप भेज सकते थे, लेकिन किसी टाइप की वीडियो की डाउनलोडिंग ट्रांसमिटिंग थोड़ी दिक्कत करती थी, ठीक है। रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू हेल्प द मोबाइल फ़ोन वर्क इफ़ देयर इज़ नो नेटवर्क कवरेज इन एनी स्पेसिफिक एरिया, डिजिटल सिग्नल वुड बी। इसमें थोड़ी ये थी कि 2G का जो सिग्नल था उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, कुछ एरिया में ये काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता था, इसी के बारे में है। तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत थी, ठीक है। उसके बाद ये 2.5G आया था, जब भी कुछ टाइम बाद आ गया था। हालांकि ये फ़ोन मैंने यूज भी, 2G तो आप सब ने यूज किया है। 2.5 स्पेशल एक मॉडल था नोकिया का 6310 करके एक मॉडल था। ये फ़ोन मैंने यूज़ किया, इसको चलाया भी है और इसको रिपेयर भी किया है। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन था उस टाइम, 2005-06 में ये मैं इसको यूज़ किया था। तो उस टाइम ये 14,000 का आया था फ़ोन, और बहुत अच्छा फ़ोन था। हालांकि उसके तुरंत बाद 3G लॉन्च कर दिया गया था। तो 2.5G ज़्यादा चला नहीं, बस इसका थोड़ा हम फीचर्स देख लेते हैं कि इसका जो फीचर्स था, प्रोवाइड सेल्फ फ़ोन कॉल्स, वो सेम था। कॉलिंग का सेंड रिसीव ईमेल, हाँ इसमें ईमेल और भेज सकते थे और रिसीव कर सकते थे। मतलब यहाँ पे 2G में मैसेज तक था, हम इसमें ईमेल वगैरह हम भेजना शुरू कर दिए थे। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई थी। यहाँ पे 64 kbps था, यहाँ पे 64 kbps टू 144 kbps बढ़ गया था। मतलब कि जो स्पीड थी, डेटा स्पीड थी, वो 2.5G में बढ़ गया था, इसीलिए हम यहाँ पे ईमेल वगैरह एक्सेस करने लगे थे। इसके अंदर कैमरा भी आ गया था। हालांकि कैमरा तो 2G में भी मतलब था, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी, मतलब कुछ अच्छे क्वालिटी का कैमरा इसमें ऐड करके कैमरा फ़ोन इसको बना देगा। टेक अ टाइम ऑफ 6 to 9 मिनट टू डाउनलोडिंग 3 मिनट्स Mbps में, हम मतलब MP3 सॉन्ग्स। मतलब इसमें यह था कि एक गाना को डाउनलोड करने में यह 3 मिनट
लेता था। टेक टाइम 6 मिनट टू डाउनलोड 3 मिनट्स MP। हाँ, मतलब कि 3 मिनट के गाना को ये डाउनलोड करने में 6 से 9 मिनट ले लेता था। अगर स्पीड अच्छी है तो 6 मिनट में हो जाता था, अगर थोड़ी स्लो है तो ये 9 मिनट में गाना डाउनलोड हो जाता था। मतलब कि कहने का मतलब कि 6 से 9 मिनट के बीच में कुछ भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है। मतलब इस इतने मिनट में 3 मिनट का गाना डाउनलोड होता था। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने आज के वीडियो में हमने कम्युनिकेशन डायग्राम और उसके बाद हमने GSM टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। उसके अलावा हमने GSM टेक्नोलॉजी का जो जनरेशन है उसके बारे में हम डिस्कस किया, उसकी स्पीड और उसका जो कैसे कैसे ये आगे बढ़ा उसके लिए हमने डिस्कस किया इसमें। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं 2.5G तक। कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के बारे में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।